ईरान के बीच हालिया रणनीतिक समझौता जो इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति पुतिन और ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान के बीच संपन्न हुआ था, पश्चिम एशिया की भू राजनीति में एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता था। लेकिन इजराइल के द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन राइजिंग लॉयन ने इस समीकरण को उलझा दिया है। रूस, जो खुद यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है, अब एक और क्षेत्रीय संघर्ष के बीच संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है। हालांकि रूस ने इस संघर्ष की निंदा की है, लेकिन उसके राजनीतिक और रणनीतिक हितों में उलझाव और संभावित नुकसान की आशंका लगातार गहराती जा रही है। इजराइल के इस सैन्य अभियान के शुरू होते ही रूस के मीडिया और विश्लेषकों की राय दो हिस्सों में बंटी दिखाई दी है। एक और कुछ प्रकाशनों ने ये आशंका जताई है कि ये संघर्ष रूस के लिए एक और झटका साबित हो सकता है। वहीं कुछ विशेषज्ञों ने इसे अवसर के तौर पर देखा, जैसे कि कच्चे तेल की कीमतों में संभावित वृद्धि और यूक्रेन युद्ध से अंतर्राष्ट्रीय ध्यान हटाने की संभावना। कुछ अखबारों की सुर्खियों में यहाँ तक कि लिखा गया कि कीव को भुला दिया गया, मानो पश्चिम एशिया की नई उथल पुथल रूस को राहत दे सकती है। लेकिन ये राहत केवल क्षणिक हो सकती है। रूस ने पहले ही सीरिया में बशर अल असद के रूप में एक अहम सहयोगी को खो दिया है और अब ईरान में भी सत्ता परिवर्तन या अस्थिरता की आशंका से उसकी चिंताएं और बढ़ गई हैं। रूसी विश्लेषकों ने साफ तौर पर लिखा है कि अगर ये संघर्ष और बढ़ता है तो रूस को गंभीर भू राजनीतिक नुकसान हो सकता है, विशेषकर तब जब हाल ही में रूस और ईरान के बीच रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। ये साझेदारी सैन्य गठबंधन नहीं है, लेकिन रूस ने इसे जिस तरह से प्रस्तुत किया था उससे ये उम्मीद बनी है कि वह ईरान की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभा सकता है। जब इजराइल ने हमला किया तो रूस की प्रतिक्रिया सीमित रही। इससे ये संकेत गया कि रूस इजराइल से सीधे टकराव से बचना चाहता है और ईरान को खुलकर सैन्य समर्थन देने के लिए तैयार नहीं है। रूस के विदेश मंत्री ने इसे एक ऐसा समझौता बताया था जो क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के हित में सहयोग को बढ़ाता है, लेकिन व्यवहार में इस समझौते का असर काफी हद तक सीमित रहा है। ये रूस को ईरान की सैन्य सुरक्षा के लिए बाध्य नहीं करता और रूस की प्राथमिकता आज भी यूक्रेन युद्ध बनी हुई है। यूक्रेन युद्ध में रूस ने ईरान से मिले शाहेद ड्रोनों का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया था, लेकिन अब वह इन ड्रोनों का निर्माण अपने ही देश में कर रहा है। ये रूस की तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम हो सकता है, लेकिन ये भी दर्शाता है कि रूस ईरान पर अपनी तकनीकी निर्भरता कम करने का प्रयास कर रहा है। यदि ईरान राजनीतिक रूप से अस्थिर होता है या इजराइल के साथ युद्ध में उलझता है तो रूस के लिए ये रणनीतिक क्षति का कारण भी बन सकता है। रूस को इस समय दो मोर्चों पर रणनीतिक संतुलन साधना है। एक ओर पश्चिम द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध और दूसरी तरफ पश्चिम एशिया में बढ़ती अस्थिरता। सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच में रूस ने ये दिखाने की कोशिश की कि वह अभी भी वैश्विक राजनीति में अलग थलग नहीं है। इस मंच को पहले रूस का दावोस कहा जाता था, लेकिन अब इसकी चमक फीकी पड़ी है। पश्चिमी देशों की भागीदारी नगण्य है, पर आयोजकों का दावा है कि 140 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया है। इस मंच का उपयोग रूस ने अपनी भू राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के प्रयास के रूप में किया है, विशेषकर ये दिखाने के लिए कि यूक्रेन युद्ध के चलते उसी पूरी तरह अलग थलग नहीं किया जा सकता। लेकिन मंच पर दिखने वाला आत्मविश्वास कुछ हद तक प्रतीकात्मक ही रहा। असली परीक्षा रूस की कूटनीतिक सूझबूझ की होगी, जब उसे पश्चिम एशिया में अपने हितों की रक्षा करनी होगी और एक साथ कई विरोधाभासी समीकरणों में सामंजस्य बैठाना होगा। इजराइल और ईरान के बीच जारी तनाव अब केवल दो देशों का मसला नहीं रह गया। इसमें अमेरिका, रूस और इस्लामी देशों की परोक्ष भागीदारी भी जुड़ चुकी है। रूस के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह अपने साझेदारों के प्रति भरोसेमंद बना रहे, लेकिन जब सहयोगी देश हमलों की चपेट में हो और रूस केवल बयानबाजी तक ही सीमित रह जाए तो ये उसकी रणनीतिक विश्वसनीयता को भी नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम में स्पष्ट रूप से ये देखा जा सकता है कि वैश्विक राजनीति कितनी तेजी से बदलती है। कुछ महीने पहले जो देश एक दूसरे के रणनीतिक साथी थे, इस बीच अब संदेह और असहजता
रूस जैसे देश के लिए जो महाशक्ति की छवि बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, ये एक गंभीर चुनौती है। उसे न केवल अपने पारंपरिक सहयोगियों को संभालना है, बल्कि एक साथ चल रहे कई संघर्षों के बीच अपने हितों को सुरक्षित भी रखना है। फिलहाल आने वाले समय में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि रूस किस तरह से इस पूरे परिदृश्य में खुद को पुनः स्थापित करता है। क्या वह किसी स्पष्ट दिशा में अपनी नीति बदलता है, या फिर उसे पश्चिम एशिया में सिर्फ एक दर्शक की भूमिका निभानी पड़ती है। इस समय संकेत यही दे रहे हैं कि रूस की कूटनीतिक जमीन खिसक रही है और वह इस पर विशेष नियंत्रण नहीं बना पा रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में लिखना ना भूलें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहिए द पेज 90।